क्लास आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी जो है वो आज आपको मैं सारी बेसिक्स और इसकी जो फंक्शनिंग है, इसकी टाइप्स है, वो सब कुछ जो है आज हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बेसिक के लिए आप इसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज़ कर लें, जो कि आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपके पास ऐसे सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस पर भी कुछ जो है वो आपके पास कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि केमिकल एनर्जी को किसी भी सिस्टम में प्रोवाइड करना आसान है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अगर आपका रिएक्शन जो है, जैसे आपने कहा था कि जो आपका रिएक्शन जहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, जो कि स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। तो अगर आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इनफ एनर्जी या कैपेबिलिटी है कि वो केमिकल एनर्जी जो है वो अपनी बॉन्ड ब्रेकिंग से जो है वो सप्लाई करते, ठीक है, या बॉन्ड फार्मेशन से एनर्जी रिलीज जो उसकी होती है, इसका मतलब है वो भी इजीली अवेलेबल है और जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि उस एनर्जी को इजीली जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को कैरी करने के लिए। तो अगर आपका रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो क्या करेगा कि रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यानी उसका इनपुट क्या होगा, केमिकल एनर्जी, और प्रोड्यूस क्या वो करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इस केस में आपने क्या किया, क्योंकि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोवाइड जो है वो कन्वर्ट किया, तो इस प्रोसीजर को कैरी करने के लिए आप जो अपरेटस यूज़ करते हैं, जो सेटअप यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं वोल्टिक सेल और गैल्वानिक सेल। इट मीन्स कि वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है यूजिंग अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, वो वोल्टिक सेल है या फिर गैल्वानिक सेल है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपका जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन तो है, लेकिन एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। अब अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है तो डेफिनेटली इसको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत है ख़ुद को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को अवेलेबल करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है सिस्टम के अंदर। वो सिस्टम फिर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेकअप करता है और केमिकल चेंजेस के थ्रू जो है वो केमिकल एनर्जी को जो है वो सिस्टम के लिए जो है वो सप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए आप केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो सेल यूज़ होता है या फिर जो ऑपरेटर्स या सेटअप यूज़ होता है, जो क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को यूज़ करते हुए। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यहाँ से आपके पास जो है वो सेल्स की दो बेसिक टाइप्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो बेसिक टाइप्स जो वो आ जाती हैं। एक आपके पास आ गया है वोल्टिक और गैल्वानिक सेल, और दूसरा आपके पास आ गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये दोनों सेल्स जो हैं बेसिकली इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल और केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन में, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक फंक्शंस को कैरी करने के लिए। क्योंकि वहाँ आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करती है। अब जो है यहाँ से आपके पास दो सेल भी आ गए, जिसमें से एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था और वो था आपके पास वोल्टिक सेल, और दूसरा है आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो टाइप ऑफ रिएक्शन का है। एक में है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए आप केमिकल एनर्जी को ईजिली यूटिलाइज़ करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसको कैरी करने के लिए आप जो एक्सटर्नल एजेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो क्या करती है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इनिशिएट करके उसकी जो एनर्जी है उससे केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करती है।
अब यहाँ पे जो है वो हम इन सेल्स के बारे में जो है वो फर्दर जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इनकी फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप एक दफ़ा जो है वो इन दोनों सेल्स की फंक्शनिंग को समझने से पहले जो है वो रिकॉल कर लें कि लास्ट टाइम आपने जो लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में, तो आपने कहा था कि हर सेल के लिए आपके पास कुछ अपरेटस है। तो अपरेटस आपके पास क्या क्या था? आपके पास जो है वो सेल था, एक कंटेनर था जिसके अंदर जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। साथ में आपने क्या किया था कि इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, मेटालिक प्लेट्स थी आपके पास। ये इलेक्ट्रोड्स भी आपके पास फर्दर जो है वो दो टाइप्स के थे, कैथोड था और एनोड था, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। एक्सटर्नल सर्किट था आपके पास, बैटरी थी, ठीक है। तो इन सब को यूटिलाइज़ करते हुए आपने एक सेटअप बनाया था, ठीक है, जिसके थ्रू आप ये क्लेम करते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो आपके पास दो टाइप्स ऑफ सेल्स आ गई हैं, गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यूज़ ये सारा अपरेटस ही इन दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी जो है वो वेरिएशन है अरेंजमेंट के अंदर, और थोड़ी सी जो है वो आपके पास जो है वो इनकी वर्किंग के अंदर जो डिफरेंस है वो सारा मैं आपको डिफरेंस जो है वो 1 बाय 1 बता देती हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम जो है वो वोल्टिक या गैल्वानिक सेल जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वोल्टिक और गैल्वानिक सेल जो है आपके पास, इसमें आपके पास एक सेल है, उसी तरह जैसे आपने अरेंजमेंट सेल की जो है वो अंडरस्टैंड की थी, ठीक है। एक आपके पास सेल है, ये कंटेनर है जिसके अंदर आपने अपना सारा अपरेटस जो है वो कैरी करना है, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स एंड एटसेट्रा जो भी आपको रिक्वायर्ड, ठीक है। साथ में आपने क्या करना है कि ये जो आपका गैल्वानिक सेल है, इसमें आप क्या करते हैं कि जो आपका सेल होता है इसको आप दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं बाय अ स्क्रीन, ठीक है। ये आपके पास एक पोरस स्क्रीन है, इसका फर्दर जो है वो मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ कि क्या होता है। और ये था आपका सेल, वो कंटेनर जिसके अंदर आपने सारा अपरेटस जो है वो कैरी करना है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि इसमें जो है वो आप दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, कैथोड और एनोड, जो कि आपकी दो मेटालिक प्लेट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है यहाँ पे एक जो टाइप है आपके पास वोल्टिक और गैल्वानिक सेल की, जिसको हम कहते हैं कॉपर जिंक सेल, पर्टिकुलरली इस कॉपर जिंक सेल को मैं जो है वो डिस्कस कर देती हूँ, इससे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। कॉपर जिंक सेल है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का होगा और एक इलेक्ट्रोड जो है वो आपके पास जिंक का होगा। अगर यहाँ पे मैं जिंक का इलेक्ट्रोड लगा देती हूँ, ठीक है, ये आपके पास है जिंक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सेकंड पार्ट सेटअप हो गया। आपने इलेक्ट्रोड्स जो है वो इस पूरे अपरेटस के अंदर जो है वो सेट कर दिए, जिंक का इलेक्ट्रोड सेट कर दिया और कॉपर का इलेक्ट्रोड सेट कर दिए। एक आपने यहाँ पे क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करना है। तो आपके पास उनकी पार्टीशनिंग है आपके टोटल सेल की, हाफ में आपके पास जिंक सेल है और जिंक इलेक्ट्रोड है, हाफ में आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो आपने क्या करना है, दो डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करने हैं। ये जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है इसको आपने इसी के साल्ट सोल्यूशन के अंदर या इसी के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करना है। इट मीन्स आप इसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप कर सकते हैं, यानी ऐसा साल्ट जिसके अंदर जो मेटेलिक पार्ट है वो जिंक हो। और जो आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है, आपने इसको इसी के साल्ट सोल्यूशन में डिप करना है, इसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करना है आपने, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप जिंक सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। यानी आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर एक पार्ट जो है वो आपके पास उसी मेटल पे कंसिस्ट कर रहा हो जो कि आपकी एज इलेक्ट्रोड काम कर रही है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर जिंक सल्फेट है तो डेफिनेटली अगर आपने उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है, उसका सोल्यूशन बनाया हुआ है, तो वो हाइड्रोलाइज होगी। हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में उसका जो रिएक्शन टेक प्लेस करेगा उसमें क्या होगा कि जो जिंक सल्फेट है वो जिंक आयन और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। और इधर जो आपका जिंक सल्फेट है उसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी सेम, ठीक है। और इसके रिज़ल्ट में, इसकी हाइड्रोलिसिस के रिज़ल्ट में आपके पास जिंक आयन बन जाएगा और साथ में सल्फेट आयन बन जाएगा। अब क्या हो गया है कि आपके पास जो है वो सेटअप में इलेक्ट्रोलाइट भी आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोलाइट आ गया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो एक क्वेश्चन रेज हो जाता है। वो क्वेश्चन आपके पास ये है
कि आपके पास जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है और दोनों ही मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ठीक है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी मेटल जो है वो एज कैथोड काम करेगी और कौन सी मेटल जो है वो एज एनोड काम करेगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली दोनों के पास कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने का मतलब ये है कि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज बनाने की कैपेबिलिटी है। जिंक आयन में कन्वर्ट हो सकता है और कॉपर जो है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है, एक जो आपका फैक्टर है जिसको मैं फर्दर आपके नेक्स्ट लेक्चर में भी जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर दूँगी, वो फैक्टर है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब आपके पास क्या है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ये आपके लिए ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप दोनों मेटल्स में से किस इलेक्ट्रोड को जो है वो कैथोड कंसीडर करेंगे, किसको एनोड कंसीडर करेंगे। उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ी जो है वो रिवाइज़ करना ज़रूरी है इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए। आपके पास जितनी भी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब ये है कि वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करती हैं और पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं अगर ये कंपटीशन में आ जाती हैं, जैसे आपके पास जिंक भी आ जाती है और कॉपर भी आ जाती है, तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में फॉल करते हैं, वहाँ से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके पास दो किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं। एक को आप कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल और एक को आप कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हैं ये आपके पास क्या है कि कौन सी मेटल, पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल का कि किसी मेटल के अंदर कितनी ज़्यादा रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी है या रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ये है कि किसी मेटल के अंदर कितनी ज़्यादा, अब रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी जो है उसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। इसका जो आपके पास जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी आपके पास वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, ठीक है। और इसका जो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कॉपर का, ठीक है, उसकी आपके पास वैल्यू होती है 0.15 वोल्ट। अब ये देखें कि ये प्लस में वैल्यू है, ये माइनस में आपके पास वैल्यू है। हर मेटल का एक रिडक्शन पोटेंशियल भी है और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी, ठीक है। अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अब जिंक जो है इसका आपके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सामने आ चुका है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इसका लो है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेफिनेटली इसका हाई होगा। इसी तरह कॉपर जो है उसका अगर आप जिंक के साथ रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या एक जो है वो आंसर जो है वो सामने आता है, ठीक है। जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है डेफिनेटली उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो मेटल इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है, ठीक है, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है। अगर ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है तो डेफिनेटली आपके पास जो इसके कंपटीशन में दूसरी मेटल आ रही है वो इजीली रिड्यूस होगी, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो आपने क्या अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी मेटल इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है, कौन सी इजीली रिड्यूस हो सकती है। आपने ये डिटरमिन कर लिया कि जिंक इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो जिंक इलेक्ट्रोड है यहाँ पे डेफिनेटली उस पर आपके पास ऑक्सीडेशन होगी। अगर जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो जो आपके पास जो है वो लेसर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली मेटल है कॉपर, डेफिनेटली उस पर आपके पास होगी रिडक्शन। अगर आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है उसको डिसाइड करने में कामयाब हो जाते हैं तो अब आपके पास फर्दर जो है वो कुछ रूल्स आ जाते हैं, ठीक है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन दोनों में से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, ठीक है। वो रूल्स भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात जो है वो याद रखनी है कि कॉपर और जिंक सेल यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उनके रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपको दे दिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी मेटल होगी तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से, ठीक है। ये वैल्यूज़ दोनों जो हैं ये भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से ली हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है उसकी वैल्यूज़ आपको हेल्प आउट करती हैं डिसाइड करने में कि किस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, कौन सी इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है, कौन सी आपके पास इजीली रिड्यूस हो सकती है।
अब यहाँ से जो है वो आपने फर्दर ये अंडरस्टैंड करना है कि ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे हो रही है उसको हमने क्या कंसीडर करना है, और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे हो रही है उसको हमने क्या कंसीडर करना है। उसके लिए भी मैं आपको कुछ रूल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ। कैथोड जो है उसकी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंज्यूम होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर ऐड होते हैं। लास्ट टाइम जो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का कंज्यूम होना या ऐड होना या गेन होना वो आपके पास क्या है, रिडक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है, जिस पे आपने रिडक्शन आइडेंटिफाई की है, वो कैथोड, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कॉपर वर्क करेगा एज कैथोड, ठीक है। अगर कॉपर आपके पास एज कैथोड काम कर रहा है तो डेफिनेटली जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, डेफिनेटली वो क्या करेगा, वहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके लिबरेट हो रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास जो है वो दो करैक्टरिस्टिक्स सामने आ गई कि जहाँ पे आपके पास रिडक्शन हो रही है डेफिनेटली वो है आपके पास कैथोड, तो जहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन होगी वो आपका होगा एनोड। तो जिंक डेफिनेटली यहाँ पे आपका एनोड। बाय रूल आपके पास जो कैथोड है उसको आप डोनेट करेंगे एक जो है वो पर्टिकुलर साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जो आपके पास कैथोड होता है उसको आप हमेशा असाइन करते हैं पॉजिटिव चार्ज। कैथोड को अगर आप पॉजिटिव चार्ज असाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो एनोड है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं असाइन कर देती हूँ कैथोड और एनोड को पर्टिकुलर साइंस। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कैथोड को असाइन कर दिया है पॉजिटिव चार्ज और एनोड को असाइन कर दिया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो डिसाइड कर लिया है कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए कि कहाँ पे आपके पास रिडक्शन थी, कहाँ पे ऑक्सीडेशन थी, कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा, ठीक है। वो आपने डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद जो है वो क्या किया जाता है, क्योंकि ये आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से रिलीज़ होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आपने डिसाइड कर लिया है कि रिलीज़ होंगे जिंक से, ठीक है। जिंक जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ होंगे, ठीक है। कहाँ से आएंगे, वो आपके पास आएंगे इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, जिसमें जिंक मेटल जो थी उसने क्या किया था, वो जिंक आइंस जो है उसमें कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपके पास जो जिंक आइन होगा वो मूव करेगा इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा। जो जिंक मेटल है उसकी इटसेल्फ ऑक्सीडेशन हो रही है और वो जिंक आइन और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एक्सटर्नल सर्किट में से मूव करते हुए जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और इस एक्सटर्नल से मूव करते हुए जो है वो आपकी जो एनोड है वहाँ से कैथोड की तरफ आएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए, ठीक है, जिंक मेटल जो है उसकी ऑक्सीडेशन से वो एक्सटर्नल सर्किट में से मूव करते हुए जो है वो कैथोड की तरफ आएंगे और कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपके पास जो जिंक मेटल है या जिंक इलेक्ट्रोड है उसकी थिकनेस जो है वो टाइम के साथ जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन जो आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड है इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते जा रहे हैं और यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये आपके पास एक साइट अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फ्लोइंग चार्जेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो भी एक्सटर्नल जो है वो इंस्ट्रूमेंट या अप्लाइंस जो है वो अप्लाई करेंगे, वो बल्ब होगा तो ग्लो करेगा, या जो भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस प्रोवाइड करेंगे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस स्पॉट से फ्लो करते हुए आगे जा रहे हैं। तो ये है आपका वोल्टिक और गैल्वानिक सेल, ठीक है। यहाँ पे आपके ने इसके लिए जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि आपके पास क्योंकि दो तरह के सॉल्यूशंस हैं तो आपने इनकी इंटरमिक्सिंग जो है उसको रोकना है। इंटरमिक्सिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं एक साल्ट ब्रिज।
इस साल्ट ब्रिज का काम ये होता है कि ये जो स्पेक्टेटर आयन है, जैसे यहाँ पे सल्फेट आयन है और यहाँ पे सल्फेट आयन है, इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग को जो है ये अलाउ नहीं करता, और दोनों सॉल्यूशंस जो हैं इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनको आपस में उनकी जो इंटरमिक्सिंग है उसको जो है ये कंट्रोल करता है। और ये जो यहाँ पे आपने स्क्रीन लगाई हुई है, ये क्या करती है कि सल्फेट आयंस तो इसमें से पास कर सकते हैं, लेकिन ये जो जिंक और कॉपर आयंस हैं जो कि आपके मेन आयंस हैं वो जो है वो यहाँ पे किसी किस्म की इंटरफेरेंस काज नहीं करते या इस स्क्रीन में से नहीं गुजर सकते। तो अब अगर आप इस ओवरऑल प्रोसेस को देखें तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट में जिंक आयन है वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा है, और डिपॉजिट होने के बाद जो है यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं और वो कैथोड की तरफ जाके उसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं, फर्दर उसकी डेपोजिशन हो रही है। और यहाँ पे दरमियान में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एक सोर्स है, अगर आप यहाँ पे बल्ब जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो वो ग्लो करेगा डेफिनेटली, या जो भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैंने पहले आपको बताया अप्लाई करेंगे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के। तो ये था आपका वोल्टिक और गैल्वानिक सेल। अब जो आपके पास दूसरी किस्म का सेल है वो है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसको बाय डेफिनेशन हमने यही कहा था कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस को इन्वॉल्व करता है, जो कि इट सेल्फ प्रोसीड नहीं करते। उनको एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत होती है, आप वो एक्सटर्नल एजेंसी उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है किसी भी रिएक्शन की, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो प्रोसीड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और फिर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और उसके रिजल्ट में जो है वो आपके पास सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बनती है। ये जो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस हैं ये कभी भी इट सेल्फ नहीं बन सकते जब तक आप एक एक्सटर्नल एजेंसी नहीं प्रोवाइड करते, यानी आप इस रिएक्शन को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। तो मोस्टली जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है उसको जब मेटल में कन्वर्ट किया जाता है तो जो सोल्यूशन होता है इसका, जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। उसके लिए जो है वो मैं आपको जो अपडेटर सेटअप है वो बता देती हूँ। इसमें भी सबसे पहले जो है वो आप कंटेनर लेंगे जिसके अंदर आपने अपना पूरा इलेक्ट्रोलाइट या अपडेटस कैरी करना है। इसको हमने सेल का नाम दिया था, ठीक है। इसमें जो है वो हम क्या करते हैं कि आपका इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर दिया, तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है सोल्यूशन फॉर्म में तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप साथ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, और इन इलेक्ट्रोड्स को आपने क्या करना है, एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ अटैच कर देना है। आप इसको किसी स्विच में जो है वो स्विच से इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करें, या किसी भी एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स से जो है वो आप इसको पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपने उसी रूल से जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो डिसाइड करने हैं जिससे आपने पहले डिसाइड किए थे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के। असल में क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जो है वो पावर सप्लाई के साथ अटैच करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इट सेल्फ जो है वो सेटअप हो जाते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे आपने डिसाइड करना है इलेक्ट्रोड और जो है वो आपके कैथोड और एनोड जो है दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे, वो आपने इस बात से डिसाइड करना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप जो है वो क्लोराइड आयन जो है उसको ऑब्जर्व करें तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद ये क्या करेगा कि इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास कुछ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स है। ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस इलेक्ट्रोड को प्रोवाइड करेगा और ख़ुद जो है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्लोराइड आयन क्या कर रहा है यहाँ पे, वो जो है वो कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन गैस में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास जो है वो मूव करेंगे इस सर्किट के अंदर। अब ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज जो आपका कैटाइन है ये मूव करेगा नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, ठीक है। जब ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। इसका मतलब ये है कि जो सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो ये है आपके पास रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी आ गई आपके पास, रिडक्शन भी आ गई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन करने के बाद आप बाय रूल जो है वो चेक करेंगे जो आपने डिसाइड किए थे रूल के। आपके पास जो है वो एनोड पे जो है वो कौन सा फंक्शन होना चाहिए और कैथोड पे कौन सा फंक्शन होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन का। वहाँ से आप डिसाइड करेंगे कैथोड कौन सा है और एनोड
आपने ये कहा था कि कैथोड आपके पास वो इलेक्ट्रोड होगा जहाँ पे रिडक्शन होगी, ठीक है, और एनोड आपके पास वो इलेक्ट्रोड होगा जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। तो हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपके पास ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही थी, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो है आपका एनोड। तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे जाके हुई, इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। तो बाय रूल ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ से जो है वो आप ये देखें, ये आपके पास एक टोटल रेडॉक्स रिएक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रिकल सोर्स आया और उस इलेक्ट्रिकल सोर्स ने आपके पास क्या किया है कि एक रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड नहीं कर सकता था, उसको उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए सोडियम क्लोराइड जो है वो डीकम्पोज हुआ और सोडियम मेटल और क्लोराइड आयन जो है उसकी कम्बिनेशन से जो है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हुआ है। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो एट दी एक्सपेंस ऑफ जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का रिएक्शन जो है उसने क्या किया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज सोर्स यूज़ करते हुए जो है वो अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसकी डेफिनेशन में यही कहा था कि एक ऐसा सेल है जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और यहाँ पे आपका रिएक्शन जो इन्वॉल्व था वो नॉन स्पॉन्टेनियस था। अब नेट रिएक्शन जो है वो आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टिक सेल जो है उसके आपके पास कुछ डिफरेंसेस भी सामने आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक और वोल्टिक सेल का जो पहला डिफरेंस आपके सामने आया है वो ये है कि जो वोल्टिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जो सेकंड डिफरेंस है आपके पास वो ये है कि आपके पास जो वोल्टिक सेल है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है। जो आपका वोल्टिक सेल है उसमें एनोड नेगेटिवली चार्ज है, इट मीन्स उस पर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और जो आपका वोल्टिक सेल में एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उस पर रिडक्शन होगी। इसी तरह आपके पास जो कैथोड है दोनों के अंदर वो डिसाइड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे रिडक्शन होगी और यहाँ पे रिडक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। इट मीन्स आपके पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वहाँ पे कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगी और आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उस पर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। एक और डिफरेंस जो यहाँ से आपके पास क्लियर हो जाएगा वो ये है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन साइड से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वोल्टिक सेल के अंदर, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो ऑक्सीडेशन साइड यानी एनोड से स्टार्ट होगा। एनोड जो है वो रिएक्शन को जो है वो इनिशिएट करेगा और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें आपके पास क्या होगा, कैथोड जो है वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो एक और डिफरेंस आ जाता है वो ये भी है कि जो आपके पास इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स में वोल्टिक सेल है उसमें आपके पास जो है वो जो आपका टोटल सेल था उसमें आपने ये कहा था कि 2 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं हाफ सेल्स, ठीक है। तो इसमें 2 हाफ सेल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें हाफ सेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो एक स्क्रीन भी थी जो कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है उनके दरमियान आपने जो है वो एक डेफिनेट पोर साइड की बेस पे जो है वो सेटअप की थी, जो आपके दोनों सेल्स के जो रिएक्शंस हैं उनको टोटली आपस में इंटरमिक्स होना जो है वो अलाउ नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसी कोई स्क्रीन इंट्रोड्यूस नहीं की, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आप जो है ना यहाँ से जो ऑपरेटर सेटअप है आपका इलेक्ट्रोलिटिक और वोल्टिक सेल का उसका डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने जो है वो कुछ एग्जांपल्स भी इसकी प्रोवाइड किए हैं। जैसे आपको मैंने कहा था कि कॉपर जिंक सेल जो है वो आपके पास वोल्टिक सेल है। इसी तरह यहाँ पे आपने एक जो है वो सेल पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपने एफएससी में एक सेल पढ़ा होगा ब्राइन सेल, वो आपके पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के। ये आपके पास जो है ब्राइन सेल की एग्जांपल आ गई।
ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक और वोल्टिक सेल हैं। इस लेक्चर को आप नोट कर लें और उसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो फिर बाद में मुझे बता दें।